नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यह सभी आरआरबी आरपीएफ के पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं, तो आपको इनको बार बार पढ़ना है और देखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोधगया बिहार। कहाँ पे हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोधगया बिहार में हुआ था। ये आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया नामक स्थान पर हुई। बोधगया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? तो ये बोधगया जो है बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध जी जो हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। थर्ड पॉइंट है, देखिए, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये सारनाथ में दिया था। इस घटना को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ये पूछा जाता है दोस्तों कि बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस घटना को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। और जिस स्थान पर पहला उपदेश दिया वह कहाँ दिया? सारनाथ में। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। कहाँ पे है? तो ये नेपाल में स्थित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए पॉइंट है गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या बोला जाता है? तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु को क्या बोला जाता है? तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कब हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई थी। और क्या बोला जाता है? तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सुश्रुत। किसे जाना जाता है? तो सुश्रुत को जाना जाता है। चलिए हम इसके पॉइंट के बारे में डिस्कस करें। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो सुश्रुत को जाना जाता है। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट दिया गया है कि सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है। जो सुश्रुत संहिता का प्रणेता किसे माना जाता है? तो सुश्रुत को माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य कौन थे? तो धन्वंतरी जो थे सुश्रुत के आचार्य थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल के सबसे महान शल्य चिकित्सकों में से सुश्रुत का विशेष स्थान है। उनका क्या है? एक विशेष स्थान है। अगला पॉइंट की हम बात करें तो चरक, ये आयुर्वेद के क्षेत्र में संबंधित थे। चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया? तो ये चरक द्वारा लिखा गया था। ये दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्भीकता। क्या होता है इसका अर्थ? जो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ होता है निर्भीकता, मतलब निडर। चलिए इससे हम जुड़े कुछ पॉइंट देखते हैं। पॉइंट दिया गया है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त के ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चौथा नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? जो विनय और सुत्त पिटक में से इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गौतम बुद्ध। किसका है? तो गौतम बुद्ध का। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है, विनय और सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। किसका है? इनकी शिक्षाओं का संकलन है। अगला पॉइंट है, त्रिपिटक
बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है? किसका है? तो यह बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है त्रिपिटक। अगला हमारा है त्रिपिटक की भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है। दोस्तों ये पूछा जाता है कि त्रिपिटक की भाषा कौन सी है, तो यह पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा पॉइंट है, पॉइंट दिया गया है गौतम बुद्ध के त्रिपिटक निम्नलिखित हैं। गौतम बुद्ध के कौन कौन से त्रिपिटक हैं? तो पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। दोस्तों यह क्वेश्चन इसमें से आता है 4 ऑप्शन देंगे, जिनमें से 3 यही डले होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। एक कोई अलग डाल देगा और उसमें से भिन्न चुनना रहता है, तो इसको आपको याद करना है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है स्तूप क्यों बनाए गए थे? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। जो स्तूप होते हैं क्यों बनाए जाते हैं? तो पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें। देखिए दिया गया है, पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। अगला पॉइंट है स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। जो स्तूप शब्द है किससे लिया गया है? तो यह पाली और संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ टीला या ढेर होता है। क्या अर्थ होता है? तो पूछा जाता है कि जो स्तूप है इसका अर्थ क्या होता है? तो टीला या ढेर होता है। अगला पॉइंट है देखिए, स्तूप किसी व्यक्ति को चिंता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या ढेर होता है। क्या होता है? तो यह किसी भी व्यक्ति की चित या समाधि, जहाँ वो आदमी को अंतिम संस्कार किया जाता है समाधि, उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या तो ढेर होता है। चलिए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा पॉइंट दिया गया है, पॉइंट हमारा है कि स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। जो स्तूप बनाना कब से स्टार्ट हुआ? तो ये बौद्ध काल से ही स्टार्ट हुआ। अगला पॉइंट है स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का सबसे प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ? तो यह ऋग्वेद में मिलना सबसे पहले स्टार्ट हुआ। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 6ठे नंबर की क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए दिया गया है बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रथम उपदेश। क्या है? धर्मचक्र किसे दर्शाता है? तो यह प्रथम उपदेश को दर्शाता है। चलिए इसके महत्वपूर्ण हम पॉइंटों को देखते हैं। तो पॉइंट नंबर देखिए हमारा फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जैसा कि हमने पहले बात कर लिया है। और इस घटना को क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। जहाँ पे उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया, कहाँ दिया? सारनाथ में। और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। अगला हमारा पॉइंट है देखिए, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कहाँ दिया? कुशीनगर में। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कमल और सांड है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक क्या है? तो कमल और सांड है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। इनका प्रतीक क्या है? स्तूप। इनका प्रतीक क्या है? तो स्तूप है। अब बोला क्या जाता है? महापरिनिर्वाण। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 7वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि पद्मापाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजंता की गुफाओं में। कहाँ पाए गए हैं? तो ये अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। पहला हमारा पॉइंट देखिए दिया गया है पद्मापाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? तो ये अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। कौन से में चित्रित है? तो यह जो वहाँ की गुफा, अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित की गई है। अगला पॉइंट है अजंता की गुफाओं जैसे औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है अजंता की गुफाएं? तो यह महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन ईगल।
क्या है? राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक है वो क्या है? गोल्डन ईगल है। चलिए इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए दिया गया महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। पहला दिया है राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। क्या था? जो राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था वो क्या था? गोल्डन ईगल था। अगले पॉइंट की बात करें, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग प्रथम थे। कौन थे? तो दंतिदुर्ग जो प्रथम थे उन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगले पॉइंट की बात करें, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन, हर हमारे पॉइंट जितने भी हैं ये सभी इससे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला देखिए दिया गया है, एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। किसके पूछा जाता है कि एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किस वंश में किया गया जाता है? तो यह राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही इसका निर्माण हुआ था। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एपिग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन करना ही एपिग्राफी कहलाता है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, शिलालेखों को पुरालेख भी कहा जाता है। इसके अलावा शिलालेख को एपिग्राफ और पुरालेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। क्या है? उनकी जानकारी हासिल करने के लिए प्रमुख स्रोतों में से एक माना जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब सबसे पुराना, फिर मध्य, नव पाषाण काल जो अब है। तो इस प्रकार से है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होने वाला है। चलिए इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करें, देखिए दिया गया है, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जैसा कि हमने पहले बात कर लिया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 11 नंबर का हमारा देखिए क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? जो उनके मोहर होते थे उन पे कौन सा ऐसा पशु है जो हमेशा देखा जाता था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैल। किसके देखे जाते थे? तो बैल के चित्र हमेशा देखने को मिलते थे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते, इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु का अक्सर देखा जाता था। क्या है? जो बैल पशु है उनके मोहरों पर अक्सर देखने को मिलता था। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त और कौन कौन पशु देखने को मिलते थे? तो एक आता है क्वेश्चन कि बैल के अलावा भी आपको कौन कौन से पशु देखने को मिलते हैं? तो बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़, ये सभी आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। इसमें से कौन कौन? तो गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़, सभी पशुओं इनमें से जो हैं सभी देखे जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार कितने प्रकार का होता था? तो त्रिभुजाकार होते थे, आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार। दोस्तों इसी में से क्या करता है कि 3 ठो ऑप्शन देगा, एक ठो दूसरा लिख देता है और इसी में से रॉन्ग चूज करने के लिए देता है। तो इसलिए इनको आपको सभी को याद करना है, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें की हम बात करते हैं। देखिए दिया गया है 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था? तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है। चलिए इससे जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर हमारा देखिए फर्स्ट दिया गया है, पहले दिया है समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे।
क्या था, समुद्रगुप्त जो था यह चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, उत्तराधिकारी था भी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। पॉइंट दिया गया है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोस्तों ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये क्या थी, पाटलिपुत्र थी। अगला है, समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई, तो उसने दोहरी नीति अपनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा दी गई थी। ये पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को जो नेपोलियन की ये उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई, तो ये है विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा दी गई थी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए 13 नंबर का, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सिंह विष्णु। कौन था, सिंह विष्णु था। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं हम। तो पॉइंट की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा देखिए दिया गया है, पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। कौन था, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। नेक्स्ट पॉइंट है, पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। नेक्स्ट पॉइंट है, पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। क्या थी, कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नंदीवर्मन तथा महेंद्रवर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। ये पूछा जाता है कि नंदीवर्मन तथा महेंद्रवर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक मतलब कौन से वंश के प्रमुख शासक थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन से वंश के थे, पल्लव राजवंश के थे। अगला पॉइंट है, सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंह विष्णु को और किस नाम से जाना जाता है, तो अवनी सिंह के नाम से भी सिंह विष्णु को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है, दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। पहला पॉइंट है, तिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगले हम पॉइंट की हम बात करते हैं, तो देखिए दिया गया है पॉइंट है, दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। कितने मंदिरों से मिलकर बना हुआ है, तो ये 5 मंदिरों को मिलाकर बना हुआ है, इसलिए 5 मंदिरों का समूह है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ये पूछा जाता है कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कब हुआ, तो यह 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ, तो ये चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 15 नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 15 हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अभिधम्म पिटक। किससे संबंधित है, तो जो बौद्ध से सिद्धांतों से संबंधित है वो अभिधम्म पिटक है। चलिए हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए पॉइंट दिया गया है, अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित हैं। अभिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटकों में से एक है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्वत्पूर्ण सारांश का विश्लेषण है। यह थेरवाद और बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। क्या है, यह बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग माना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा। कौन सा स्थान है जो सबसे पहले खोजा गया, हड़प्पा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं।
पॉइंट देखिए दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है सिंध घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही है। अगला पॉइंट है हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब किया था, तो ये 1921 में किया था। अगला हमारा पॉइंट है कि हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है कि मोहनजोदाड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो स्थल की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। ये भी पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुई। और खोज किसने की, तो राखालदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए पॉइंट दिया गया है कि पॉइंट है मोहनजोदाड़ो स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें, देखिए दिया गया है लोथल स्थल की खोज कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में डॉक्टर SR राव ने की थी। किसने की थी, लोथल की खोज किसने की, डॉक्टर SR राव ने 1954 में की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगला पॉइंट है हमारा लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है कालीबंगन स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। सभी के किसने इसको खोजा है और इसकी डेट आपको याद रखनी है। देखिए कालीबंगन की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने, और लोथल की खोज डॉक्टर SR राव ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगन के स्थल के उत्खनन का श्रेय BK थापर तथा BB लाल को जाता है। किसको जाता है, BK थापर तथा BB लाल को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कालीबंगन घग्घर नदी के तट पर स्थित है। ये पूछा जाता है कि कालीबंगन किस नदी के तट पर है, तो घग्घर नदी के, और लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 17वां दिया है। 17 नंबर का क्वेश्चन है प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B चोल राजवंश। कौन से राजवंश संबंधित है, तो चोल राजवंश से संबंधित है। पहला पॉइंट हमारा दिया गया है, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोल कालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती थी। इससे क्या होती थी, ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त हुआ करती थी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B धौलावीरा से क्या मिला है, तो जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखते हैं, दिया गया है। पॉइंट की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धौलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है धौलावीरा स्थल की खोज वर्ष 1967-68 में JP जोशी ने की थी। किसने की थी, तो JP जोशी द्वारा की थी। धौलावीरा स्थल की खोज 1967-68 में JP जोशी द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगा, इस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यह कालीबंगन से मिले हैं। और यह कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें, देखिए दिया गया है कोट दीजी इस स्थान से कांसे की चपटे पलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। चपटी वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कोट दीजी से मिले हैं। यह स्थल कहाँ है वर्तमान में, तो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध राज्य में स्थित है वर्तमान में। नेक्स्ट पॉइंट है लोथल, इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं।
ये कहाँ स्थित है? वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल से क्या मिला है? 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, ये गुजरात में है। और कोट दीजी से क्या मिले हैं? तो कांस की चपटी पलक वाली कुल्हाड़ी मिली है। और ये कहाँ पे स्थित है वर्तमान में? तो पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला हुआ करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधी भाषा। कौन सी भाषा में है? तो सिंधी भाषा में मृतकों का टीला हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे हम जुड़े तथ्य देखिए, कुछ दिया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, मोहनजोदाड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदाड़ो को सिंधी घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें क्या है? सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वर्तमान में मोहनजोदाड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में स्थित है। मोहनजोदाड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में जब से भारत का बंटवारा हो गया तो ये पाकिस्तान राज्य के कहाँ पे है? सिंध वाले इलाके में आता है, सिंध राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है इसके तट पर ही मोहनजोदाड़ो स्थित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौशल या कौशल के नाम से जाना जाता था। जो अवध था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल या कौशल के नाम से जाना जाता था। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, प्राचीन काल में अवध को कौशल या कौशल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, देखिए दिया गया है, कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल जो है, कौशल यह एक जनपद ही है। जो 16 जनपद थे उनमें से एक जनपद है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। गोपाल जो है पाल साम्राज्य का संस्थापक था। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है, पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। नेक्स्ट पॉइंट है, पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासन था। क्या था ये? कुशल प्रशासक था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। कौन सी शताब्दी में हुआ? तो पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये पूछा जाता है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि धर्मपाल कौन से मतलब साम्राज्य थे, पाल साम्राज्य या पाल वंश ने की थी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा देखिए 22 नंबर का दिया गया है, निम्नलिखित में से वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसे ब्रह्मा वेद भी बोला जाता है। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है, या तो पूछा जाता है कि ब्रह्मा वेद के नाम से किसे जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। इनकी संख्या 4 है, जिनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे अभी नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। चारों वेदों में से अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ अथर्ववेद अभी नवीनतम है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद के बारे में। यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ, लगभग 10,462 मंत्र हैं। ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 मंत्र हैं। नेक्स्ट
बात करें यजुर्वेद की, हम बात करते हैं कि यजुर्वेद में क्या है। तो यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित है। जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है ये किससे संबंधित है, तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा है सामवेद। सामवेद की हम बात करें तो चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है। सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो सामवेद जो है यह सबसे छोटा वेद है। इस वेद का संबंध संगीत से है। ये पूछा जाता है कि किस वेद का संबंध संगीत से है, तो सामवेद का संबंध संगीत से है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 23 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हर्ष। रत्नावली प्रियदर्शिका जो है ये किसके द्वारा रची गई, तो हर्ष द्वारा रची गई। पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता हर्ष थे। अगले पॉइंट की बात करें, अगला देखिए हमारा पॉइंट दिया गया है, पॉइंट है हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि थे। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा संस्कृत थी। कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष का संबंध पुष्यभूति वंश से था। हर्ष कौन से मतलब वंश से था, तो ये पुष्यभूति वर्धन वंश से था। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चोल। जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है ये किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो ये चोल वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमारा है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने कराया था। किसने इसका निर्माण कराया, तो चोल वंश के शासक राजा राज ने कराया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट है तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजा राज चोल के नाम पर राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है। क्या नाम है इसका, उनके नाम पर जिन्होंने बनवाया राजा राज चोल ने, उन्हीं के नाम पर है राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा पॉइंट दिया गया है बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। वर्ष 1987 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा 25वां देखिए दिया गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है, तो महावीर स्वामी। चलिए हम इससे जुड़े तथ्य देखिए कुछ दिया गया महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। फर्स्ट है ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर किन्हें माना जाता है, तो ऋषभ देव को माना जाता है, यह पूछा जाता है। सेकंड है अनंत नाथ। जैन धर्म के 14वें तीर्थकर कौन है, तो ये अनंतनाथ जी जो हैं 14वें तीर्थकर हैं। थर्ड हमारा है पारसनाथ। पारसनाथ हैं ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है पूछा जाता है, तो ये पारसनाथ जी जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। कहाँ पे स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सेकंड पॉइंट है सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में कराया था। कौन सी शताब्दी में, तो 3री शताब्दी में अशोक द्वारा कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और सांची स्तूपों को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है।
सांची जो स्तूप है इसे महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। कब इसे सूची में शामिल किया गया? ये कई बार पूछा जा चुका है। 1989 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 है, चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका दौरा किया था। चलिए हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा देखिए दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है, चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत दौरा किया था। किसके शासनकाल? जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था तभी चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म और उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से फाहियान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र, वर्तमान में जिसे पटना बोला जाता है, में संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। क्या किया था? 3 वर्ष उसने पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, वहाँ पे इसका संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बसादिस। क्या बोला जाता है? बसादिस। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, फर्स्ट पॉइंट है, जैन मठ संस्थानों को बसादिस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बसादिस जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा स्थल होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादिस जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, 29 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबसार गुप्त वंश से। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है। फर्स्ट तथ्य है, बिंबसार का संबंध हर्यक वंश से है, जबकि गुप्त वंश दिया है, इसलिए हमारा गलत होगा। तो आंसर कौन सा होगा? बी, हर्यक वंश। बिंबसार कौन से वंश से संबंधित है? तो ये हर्यक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से है, देखिए यहाँ दिया गया है। और थर्ड है, राजा राज का संबंध चोल वंश से, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, अभी आगे भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। कनिष्क कौन से वंश से संबंधित है? तो ये कुषाण वंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1500 से 600 ईसा पूर्व। भारत में जो वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करें, देखिए दिया गया है, भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक काल को वैदिक युग भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। कब से हुई थी? तो वैदिक काल की जो शुरुआत है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है पूर्व वैदिक काल, जिसकी अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। सेकंड है उत्तर वैदिक काल, जिसकी अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पूर्व वैदिक काल का समय कब से कब माना जाता है और उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया और लिया गया क्वेश्चन किस प्रकार का है। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू।